गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस फर्स्ट ईयर। देखिए गाइस, हम पढ़ रहे हैं कैरियर शरीर के चैप्टर्स। अब तक हमने रस धातु, रक्त धातु, मास धातु कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा मेद धातु है। मेद देखिए, अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें मेद को, तो मॉडर्न से कोरिलेशन करने पर हमें पता चलता है कि मेद जो है वो फैट है, मतलब फैट बोलते हैं मेद को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं हम। उत्पत्ति क्या है? मेदयति स्नेहयति इति मेदः, स्नेह आर्थक त्रिमेदा, स्नेहन धातु से मेदस शब्द को निष्पन्न हुआ माना है। ये आपको एज इट इज याद करना है। सुश्रुत ने क्या बोला है? सुश्रुत ने मेदोधारा नामक तीसरी कला का वर्णन किया है। सुश्रुत जी ये बोलते हैं कि जो मेदोधारा है, मेदोधारा जो नामक तीसरी कला है, तीसरी कला यानी कि थर्ड मेम्ब्रेन, कला का मतलब होता है मेम्ब्रेन। उन्होंने बोला है कि थर्ड मेम्ब्रेन जो है वो मेद की होती है। मेद सब प्राणियों के उदर में रहती है, उदर यानी कि स्टमक में रहती है। अगर हम मेद की उत्पत्ति देखें तो मेद की उत्पत्ति, जैसे कि अभी हमने सारी उत्पत्तियां देखी हैं, रस की उत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति, मांस की उत्पत्ति, अब ऐसे ही हम मेद की उत्पत्ति देखेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है मेद निर्माण अंश। मेद निर्माण अंश कहाँ से आया ये आपको पता है। जब हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मास पढ़ा था, मास धातु, तो उससे उत्पन्न हुआ था मेद निर्माण अंश। तो देखिए होगा क्या, जब मेद के ऊपर, मेद निर्माण अंश के ऊपर मेदो अग्नि की क्रिया होती है तो प्रसाद बनता है और किट बनता है। ठीक है, प्रसाद बोल दो या सार बोल दो, और किट बोल दो या फिर मल बोल दो, एक ही बात है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब प्रसाद बनेगा तो प्रसाद में दो पार्ट बनते हैं, एक स्थूल जो बड़ा पार्ट होगा, सूक्ष्म जो छोटा पार्ट होगा। स्थूल से क्या होगा, मेद धातु की उत्पत्ति होगी। ठीक है, उत्पत्ति होगी, आगे जाके क्या करेगा, ये धातुओं का पोषण करेगा। ठीक है, और सूक्ष्म, जो सूक्ष्म होगा उससे क्या होगा, उपधातु बनेगी। उपधातु और अस्थि निर्माण अंश। अस्थि निर्माण अंश किसके लिए हैं? जब आगे जाकर अस्थि की फॉर्मेशन करने के लिए, जब आगे जाकर अस्थि की फॉर्मेशन होगी उसमें काम आते हैं अस्थि निर्माण अंश। मतलब इसी से फॉर्मेशन होती है अस्थि की आगे जाने पर। ठीक है, अब यहाँ पे है उपधातु। उपधातु किसे बोला जाता है? उपधातु बोलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहती तो है परंतु हमारे शरीर का पोषण नहीं करती। ठीक है, उसे उपधातु बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे मेद का उपधातु कौन है, तो मेद का उपधातु है स्नायु। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर दूसरी चीज़, जब हमारा सार प्रसाद बनता है या फिर सार बनता है, उसके साथ में किट भी बनता है। तो जब किट बनेगा तो किट, अगर आपसे पूछे कोई कि मेद का किट या मल कौन होता है, तो कौन होगा? स्वेद होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, देखिए अब हम देखते हैं। चरक ने कहा है कि मांस अपनी अग्नि से पककर तथा अपनी अग्नि और अपने में रहने वाले जलीय गुण से युक्त होकर मेदो धातु बन जाता है। देखिए कहने का मतलब ये है, जो मांस है, मांस अपनी अग्नि से पकेगा और उसके अंदर जो जलीय गुण होते हैं उनसे युक्त होने पर क्या बनता है? मेद धातु, मतलब मेद धातु बन जाती है। ठीक है, अब आता है मेदग्नि कर्म। मेदग्नि के कर्म क्या हैं? 3 परिणाम हैं इसके। 3 परिणाम कौन कौन से होंगे? वही सूक्ष्म भाग, स्थूल अंश और मल। सूक्ष्म से क्या होगा, मतलब अस्थि निर्माण अंश बनेंगे और आगे जाके अस्थि का फॉर्मेशन होगा। स्थूल अंश से क्या होगा, धातु बनेगी, मेद धातु, और मल से क्या बनेगा, स्वेद। ठीक है, अब मेदों का प्रमाण, मेदों का प्रमाण अगर देखो, प्रमाण अगर मैं आपको प्रमाण बताऊं कि प्रमाण क्या होता है। प्रमाण एक चैप्टर है शरीर रचना का, आपको सर ने पढ़ाया है, वो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, वो अच्छे से उसमें ट्रिक भी बताइए, आपको आराम से याद हो जाएगा। अगर हम मेद का प्रमाण देखें तो मेद का कितना प्रमाण होता है? 2 मेदसहा, मतलब कि शरीर में मेदो धातु की मात्रा 2 अंजलि बताई है। आपको ये याद रखना है, 2 अंजलि बताई है उसकी मात्रा मेद की। अब इसके बाद में देखते हैं मेदो धातु का कर्म। मेदो धातु का कर्म क्या होता है? देखिए सुश्रुत सूत्र स्थान 15/7 का ये श्लोक है। इसमें क्या लिखा है? मेदो धातु शरीर में स्नेहन, स्वेद और तथा दृढ़ता को उत्पन्न करती है। यानी कि जो मेद धातु होगी वो शरीर के अंदर स्नेहन, स्वेद और दृढ़ता, इन तीनों चीज़ों को ये पैदा करती है। ठीक है, उत्पन्न करती है। देखिए गाइस, इसके बाद देखते हैं हम मेदो धातु का पंचभौतिक संगठन। जो आपको पता है कि हर एक चीज़ है वो किससे बनी होती है? पंच महाभूत से बनी होती है। ऐसे ही मेद धातु के अंदर देखेंगे कि इसकी प्रधानता होती है। अगर हम चक्रपाणी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेदो जल पृथ्व्यात्मकम। तो चक्रपाणी ने क्या बोला है कि मेद के अंदर जल की और पृथ्वी की प्रधानता होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मेदे से अम्बु भवो हो, ये डलहल ने बोला है। डलहल ने क्या बोला है? उनका भी कहना यही है कि इसके अंदर मेद के अंदर जो है जल की और पृथ्वी की प्रधानता होती है। ठीक है, अम्बु का मतलब क्या होता है? अम्बु का मतलब होता है जल। अब देखिए यहाँ देखते हैं मेदो धातु का श्रेय के लक्षण। वेरी IMP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये श्लोक याद करने हैं। अष्टांग हृदय के, अष्टांग हृदय 11 चैप्टर के 18 श्लोक है ये। मेद धातु का श्रेय, जब मेद का श्रेय होगा तो क्या होगा? आप खुद सोचिए, अगर मेद मतलब फैट कम होता है हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट आते हैं या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो हम यहाँ जो लिखा है मैं समझाती हूँ आपको।
कटी में शून्यता, प्लीहा की वृद्धि एवं अंगों में कृशता का उल्लेख किया है। मेद संचय का स्थान कटी माना है। इस कारण मेद के क्षीण होने से कटी प्रदेश में खालीपन सा प्रतीत होता है। मेद का संचय न होने से क्षय की अवस्था में शरीर दुबला पतला हो जाता है। देखिए, आपको पता है अगर फैट नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या लगती है, पतली दुबली लगती है। ठीक है। और कटी में शून्यता, कटी क्या है, कटी को मेद का संचय स्थान माना है, मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पर इकट्ठा होती है संचय स्थान। कटी किसे बोलते हैं, कटी बोलते हैं बैक को, यानी कि कमर को। ठीक है। प्लीहा की वृद्धि होगी और अंगों में कृशता आती है। अगर मेद कम होगा तो क्या बताया गया है यहाँ पे, कटी के अंदर खालीपन सा लगता है। ठीक है, खालीपन प्रतीत होता है। अब इसके और क्या बताया गया है यहाँ पे, और ये बताया गया है कि शरीर जो है पतला हो जाता है। आप खुद सोचिए, जब मेद मतलब कि फैट हमारी बॉडी से कम होगा तो शरीर पतला दुबला लगेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम मेद धातु वृद्धि के लक्षण। अगर हम मेद धातु वृद्धि के लक्षण देखें तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर वृद्धि हो जाए, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/11 का श्लोक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, बढ़ी हुई मेदो धातु बढ़े हुए मांस के समान विकारों को उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त श्रम, अल्पचेष्टा में ही श्वास फूलना तथा स्वेग, स्तन एवं उदर में लंबन करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब बढ़ जाता है फैट, हमारी बॉडी के अंदर जब फैट बढ़ेगा तो वैसे ही लक्षण, वैसे ही विकार, व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे कि मांस के बढ़ने से होती हैं। ठीक है। और इसके अतिरिक्त श्रम, थकान महसूस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा थकान महसूस होती है। अल्पचेष्टा मतलब कम काम करने पर भी सांस का ज़्यादा फूल जाना। स्पिक का मतलब होता है हिप का, स्तन यानी कि ब्रेस्ट, और उधर यानी कि स्टमक, इन सब में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। देखिए, अब इसके बाद देखते हैं हम मेदसार पुरुष के लक्षण। यहाँ पे देखेंगे हम मेदसार पुरुष के लक्षण कैसे हैं। चरक ने मेदहा सार पुरुष के लक्षणों में स्वर, नेत्र, केश, रोग, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र पुरुष का अधिक स्निग्ध होना बताया है। कहने का मतलब ये है कि चरक ने ये बोला है कि जो मेदसार पुरुष होंगे उनके अंदर उनकी जो आँखें होंगी, नाखून होंगे, होंठ होंगे और मूत्र यानी कि यूरिन होगा, पुरुष स्टूल वगैरह होगा, वो स्निग्ध आएगा। यानी कि स्निग्ध का मतलब क्या है, यहाँ पे चिकना, उसमें क्या होगा, चिकनाहट होगी। ठीक है। इस प्रकार के सार से युक्त व्यक्ति मनुष्य धन, अगर किसी के अंदर भी इस तरीके का सार है, मतलब मेद सार है कोई भी, ठीक है, तो उसे क्या होगा, धन, उसके पास धन होगा, ऐश्वर्य, सुख होगा, उपभोग होगा, दानशीलता होगा, सरलता होगा, सुकुमारता होगा तथा स्वभाव, सेवा भाव से युक्त होते हैं। मतलब ये सब चीज़ें उनके पास होती हैं अगर कोई भी मेदसार पुरुष है, मतलब उसके पास ये लक्षण है तो। ठीक है गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच।